जय हिंद दोस्तों, माइलस्टोन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि बालक के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव है। आनुवांशिकता का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, यानी कि बालक के शारीरिक लक्षणों पर आनुवांशिकता के क्या प्रभाव होते हैं वो हम देखते हैं। आनुवांशिकता बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में अनेक आनुवांशिकता गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि आनुवांशिकता के कारण बालक के शारीरिक ढांचे के विकास में आनुवांशिकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश जुड़वा बच्चे भात्रवत या द्वियुग्म होते हैं। दो पृथक युग्मकों से विकसित होते हैं। अधिकांश जितने भी जुड़वा बच्चे होते हैं वो द्वियुग्म होते हैं, जो कि दो पृथक युग्मों से विकसित होते हैं। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। यानी बालक के जो आनुवांशिक गुण होते हैं जो उनके माता पिता से मिलते हैं वो बालक के वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर एवं प्रतिगामी दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कि शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर एवं प्रतिगामी दोनों प्रकार के होते हैं। जीन जोड़ों में होते हैं। यदि किसी जोड़े के जीन प्रखर होते हैं तो व्यक्ति विशिष्ट लक्षण वाला दिखाई देता है। जैसा कि माना जाता है कि यदि किसी जोड़े में उनका जेनेटिक अच्छा ना हो तो उनसे जो आने वाली संतान है, जो शिशु है, जो बालक है, वो भी विशिष्ट लक्षण का पाया जाएगा। आगे देखते हैं बुद्धि पर प्रभाव, यानी आनुवांशिकता का बुद्धि पर क्या प्रभाव होता है। गुडार्ट का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाला होता है। यानी कि जिस तरह का जेनेटिक के अनुसार जिस तरह बालक के माता पिता होंगे उसी तरह बालक का वृद्धि और विकास दोनों होगा। यदि बालक के माता पिता मंद बुद्धि हैं तो बालक भी मंद बुद्धि होगा। यदि बालक के माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो उनकी संतान भी तीव्र बुद्धि वाली ही जन्म लेगी। मानसिक क्षमता के अनुकूलन ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। यानी कि जिस तरह बालक का मानसिक क्षमता होगा, यानी कि बालक की मानसिक क्षमता जिस प्रकार की होगी उसी तरह बालक का संवेगात्मक क्षमता का विकास भी होगा। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बच्चे पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि संवेगात्मक रूप से अगर कोई बच्चा असंतुलित है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा तथा अन्य कार्यों में भी उसकी भागीदारी कम होगी। आगे देखते हैं आनुवांशिकता की परिभाषाएं क्या क्या है। आनुवांशिकता की परिभाषाएं सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। किसी भी एक साइकोलॉजी का नाम दे दिया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं जेम्स डेवर। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कि स्पष्ट हो गया होगा, आनुवांशिकता की परिभाषा में जेम्स ड्रेवर के द्वारा शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता में संतानों में हस्तांतरण, यानी कि जिस तरह का मानसिक विशेषताएं बालक के माता पिता में होती है
उसी तरह जो उनकी संतानें हैं उसमें भी मानसिक विशेषताएं मौजूद होती है जो कि आनुवंशिकता के आधार पर होती हैं। रूथ बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त होने वाले गुण हैं। यानी कि रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार जो वंशानुक्रम है वो माता पिता से प्राप्त होने वाले गुण होते हैं। पी जिब्सबर्ग के अनुसार प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरण करने की आनुवंशिकता होती है। यानी कि पी जिब्सबर्ग के द्वारा ये कहा गया है कि प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरण ही आनुवंशिकता कही जाती है। एच ए पेटरसन एवं वुड्सवर्थ के द्वारा आनुवंशिकता की परिभाषा व्यक्ति को अपने माता पिता के माध्यम या पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त है उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति को अपने माता पिता के माध्यम या उनके पूर्वजों के द्वारा जो विशेषताएं प्राप्त होती है उसे ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। आखिरी है बी एन झा। अब बी एन झा के द्वारा आनुवंशिकता की परिभाषा इस प्रकार है। आनुवंशिक या वंशानुक्रम व्यक्ति की विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी एन झा के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की विशेषताओं का पूर्ण योग माना जाता है। आनुवंशिकता समाप्त हो गई। अब हम आगे देखेंगे वातावरण, यानी बालक के विकास में वातावरण का क्या योगदान होता है और मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसकी परिभाषा क्या दी गई है। ठीक है दोस्तों, पहला है एनास्टोसी के अनुसार पर्यावरण होता है वह हर चीज है जिससे व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। स्पष्ट हो गया होगा कि पर्यावरण वह कारक है या वह चीज है जिससे व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे अन्य कारकों में भी प्रभावित करता है। जिब्सबर्ग के अनुसार पर्यावरण का परिभाषा जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखते हैं वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ ने क्या कहा है पर्यावरण की परिभाषा को लेकर या वातावरण की परिभाषा को लेकर। वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के लिए समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। स्पष्ट हो गया होगा कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के लिए समय से व्यक्ति को प्रभावित किया होगा। अब वातावरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं जैसे कि भौतिक कारक, सामाजिक कारक, तीसरा आर्थिक कारक और चौथा है सांस्कृतिक कारक। अब वातावरण के महत्वपूर्ण प्रभाव कौन कौन से हैं जिससे कि बालक के विकास और वृद्धि पर प्रभाव डालती है, जैसे कि शारीरिक अंतर का प्रभाव पहला, दूसरा प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, तीसरा व्यक्ति का प्रभाव, चौथा मानसिक विकास पर प्रभाव और पांचवा होता है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। ये सभी प्रभाव कभी कभी वंशानुक्रम न होकर वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। अब वातावरण के बालक के विकास में क्या महत्व है इस पर हम ध्यान देंगे। हमें कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि बच्चे के विकास और शिक्षा के वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण या वातावरण होता है। स्पष्ट है, हमें कभी कभी यह सुनने को मिलता है कि बच्चे के विकास में और शिक्षा के वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण होता है या वातावरण। तो जैसे कि मोटरसाइकिल के लिए जिस प्रकार इंजन,
और पेट्रोल का संयम महत्व है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हम देखेंगे वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक व सहयोगी है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंश से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है। स्पष्ट हो गया कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियां पर्यावरण के एक दूसरे के पूरक है, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां वंश से प्राप्त होती है उसका विकास वातावरण में होता है। आगे देखेंगे संवेग तथा संज्ञान। संवेग तथा संज्ञान से सीटेट के एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं संज्ञान क्या है। संज्ञान यानी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे है। जीन पियाजे ने बालक के विकास में संज्ञानात्मक विकास को एक महत्वपूर्ण स्थान माना है। चलिए आइए देखते हैं कि संज्ञान क्या है या कॉग्निटिव क्या है। संज्ञान का अर्थ है समझ अथवा ज्ञान। संज्ञान के मुख्यतः पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। स्पष्ट हो गया होगा कि संज्ञान के मुख्यतः कौन कौन से पक्ष हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है समग्रता, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चे के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने से है। इससे अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क करने की क्षमता भी शामिल है। अब जैसे कि स्पष्ट हो गया कि अगर बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जब बच्चा जन्मजात होता है या शैशव अवस्था में होता है, तो वो वस्तुओं को पहचानने लगता है, यानी कि उसे अपने संज्ञान में लेने लगता है। ठीक है, जिससे कि उसके मन में चिंतन करने की क्षमता मौजूद हो जाती है, स्मरण करने की क्षमता मौजूद हो जाती है, उसके भाषा का विकास होता है, उसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, ये सभी उसमें शामिल हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं संवेग। संवेग क्या है? संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। यानी ऐसा स्पष्ट कहा जाता है कि संवेग का अर्थ है उत्तेजित होना। वुडवर्थ के अनुसार संवेग की परिभाषा दी गई है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दशा है। स्पष्ट हो गया होगा कि वुड्सवर्थ ने संवेग की परिभाषा क्या दी है कि संवेग जो है किसी भी व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और निश्चित प्रकार का व्यवहार करने से प्राप्त निहित होता है। आगे देखते हैं हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। यानी सार्वभौमिकीकरण से कई सारे प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अगर ये आपको स्पष्ट होगा तो आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सीटेट के एग्ज़ाम में आप आसानी से लगा सकते हैं। सार्वभौमिकीकरण का स्पष्ट अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना, यानी कि सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, यही सार्वभौमिकीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत देश के सभी बच्चे के लिए पहली से 8वीं तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यानी कि सार्वभौमिकीकरण में देश के जितने भी बच्चे हैं वो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से भी कई प्रश्न आते हैं, इसको भी हम देख लेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में न्यूनतम शिक्षण स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषण आहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा
कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इत्यादि शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संबंधित प्रमुख कार्यक्रम हैं। अब सार्वभौमिकीकरण के प्रमुख कार्यक्रम निम्न ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत निम्नलिखित दिए गए हैं, जो कि स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। आगे देखेंगे शिक्षा का अधिकार। अगर आपने शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसमें पूर्ण जानकारी मौजूद है शिक्षा के अधिकार से संबंधित। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम मूलतः 2005 के शिक्षा के अधिकार के विधेयक के संशोधन के रूप में 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रावधान किया गया है। इसे प्रभावी बनाने के लिए 2007 में लोकसभा एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। अंतिम और लास्ट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इसे देखेंगे हम। मूल्यांकन क्या है, इससे भी कई सारे प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। देखो, स्पष्ट तौर पे हम जान सकते हैं कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन से यह तात्पर्य है कि अगर बालक को हम अधिगम कराते हैं या बालक को कुछ सिखाते हैं तो उस बालक ने उस अधिगम को कितना सीखा और सीखने के बाद उसका आउटकम क्या हुआ, उसी आउटकम को जांचने के लिए हम मूल्यांकन का सहारा लेते हैं और मूल्यांकन से ही उसके सीखने कितना सीखा ये जानकारी हम प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का काम करती है, यानी मोटिवेशन का काम करती है। कितना आपने सीखा, कितना बाकी है और कितना सीखना है, ये सभी बताते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक की शिक्षण व्यवहार या व्यवस्था कितनी सफल रही। स्पष्ट हो गया होगा मूल्यांकन क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का संदेश है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक को केवल जो याद कराया है उसी पे बालक का मूल्यांकन कर दिया जाए। बालक का मूल्यांकन हमेशा बालक के सर्वांगीण विकास के तौर पे किया जाएगा, यानी बालक खेलकूद में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, शारीरिक क्षमता कैसी है, इन सभी पहलुओं को जांचकर हम बालक का मूल्यांकन करते हैं और इसी को सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा गया है। आगे देखते हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मूल रूप में विद्यार्थी के ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उसके अधिगम की प्रक्रिया को मूल्यांकन के लिए चुना जाता है। यानी विद्यार्थी के पास कितना ज्ञान है ये चेक नहीं करना है, विद्यार्थी ने कितना अधिगम किया है ये चेक किया जाता है मूल्यांकन में। स्पष्ट हो गया होगा। आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी उपलब्ध हो पाए और आगामी आने वाली सीटेट की परीक्षा को वो आसानी से पार कर सके। स्पष्ट हो गया होगा। भविष्य में इस तरह की और वीडियो चाहिए है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलें और कमेंट करें। जो भी आपको प्रश्न पूछना है, जिस तरह का भी आपको नोट्स चाहिए, आप हमें कमेंट करें, हम आपको वो नोट्स वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।